welcome to you all. In today's module, we will learn informalization of the Indian workforce. इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडियन प्लानर्स का ऑब्जेक्टिव रहा कि सबको लाइवलीहुड के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, जिसमें सिक्योर्ड इनकम हो, मैटरनिटी बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, पेंशन, इस तरीके के बेनिफिट्स वर्कर्स को मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनफॉर्मलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। इनफॉर्मलाइजेशन है क्या? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ workforce. Majority of population is engaged in agriculture and quality of population is getting deteriorated. Private sector provides less salary compared to public sector and nearly 90% workers are employed in informal sector. तो जब फॉर्मल सेक्टर की बजाय इनफॉर्मल सेक्टर में ग्रेजुअली धीरे धीरे वर्कर्स के नंबर्स बढ़ने लगते हैं, तो इसको इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहा जाता है। इंडिया की मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी है और एग्रीकल्चर सेक्टर एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसके कारण इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर में जो क्वालिटी है एम्प्लॉयमेंट की वो धीरे धीरे डिटोरिएटेड होने लगती है, घटने लगती है उसकी क्वालिटी। न उनको मैच्योरिटी, न उनको ग्रेजुटी मिलती है, पेंशन नहीं मिलता, प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता, हॉलीडेज नहीं मिलती। अगर लीव लेते हैं तो उसके लिए उनको पेमेंट नहीं किया जाता, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, जॉब सिक्योर नहीं है। इस तरीके से क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट घट रही है। प्राइवेट सेक्टर है वो लेस सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर से, और इंडिया के 90% नियरली 90% वर्कर्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क कर रहे हैं और उनकी जॉब जो है इनफॉर्मल है। केवल 6% के आसपास 7%, नियरली 7% वर्कर्स हैं जो रेगुलर एम्प्लॉयड हैं और जिनकी जॉब फॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मलाइजेशन के बढ़ने के पीछे कारण ये रहा है कि प्राइवेटाइजेशन जब गवर्नमेंट ने शुरू किया, पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट होने के कारण लोगों की जॉब सिक्योरिटी कम हो गई। प्राइवेटाइजेशन होने के कारण मशीनों का यूज़ बढ़ने लगा। मशीनों का यूज़ बढ़ने के कारण फॉर्मल सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे कम होने लगी। वर्कर्स के पास अल्टीमेट ऑप्शन यही था कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में जाएं, और फॉर्मल सेक्टर में भी गवर्नमेंट के लिबरलाइजेशन ऑफ लेबर लॉ के कारण वहाँ पे भी जॉब सिक्योरिटी और अदर बेनिफिट्स वर्कर को मिलने बंद हो गए। साथ ही साथ वर्कर का डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हुआ इंडस्ट्रीज से रूरल एरिया की तरफ। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का ग्रो होना कांस्टेंट हो गया है। इसकी वजह से भी कैजुअलाइजेशन या इनफॉर्मलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे मजदूर जो हैं वो कोरोना के कारण जहाँ सर्विस कर रहे थे, जहाँ जॉब कर रहे थे, वहाँ से वो अपने नेटिव प्लेस पे आ गए हैं, जिसके कारण भी अब कैजुअलाइजेशन तेज़ी से बढ़ेगा। अब वो
उनके नेटिव प्लेस पे जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसी वजह से वो माइग्रेट करके दूसरी एरिया में गए थे। एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी और सप्लाई लेबर्स की ज़्यादा हो जाएगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और डिमांड कम होगी, जिसके कारण वेज रेट भी घटने के चांसेस हैं। What is unemployment? Unemployment is the situation when people are able to work, willing to work at prevailing wage rate and seeking work, but he does not find job. ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पीपल काम करने में सक्षम हो, काम करना चाहते भी हों, जो मार्केट में मजदूरी चल रही है उस प्रिवेलिंग वेज रेट पे वो काम करना चाहते हों, इसके बावजूद काम भी ढूंढ रहे हों लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। इस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो कंडीशन ये है कि एबिलिटी होनी चाहिए वर्क की, विलिंगनेस होनी चाहिए, अ विलिंगनेस टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट। इफ दे डू नॉट फाइंड जॉब देन इट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स प्रिवेल करते हैं? पहला इसमें से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। इट इज़ द सिचुएशन इन विच पीपल हैव वर्क ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर, रेस्ट ऑफ द टाइम दे हैव नो वर्क टू। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जिसमें पीपल के पास कुछ मंथ के लिए सीजन में काम होगा, बाकी टाइम पे वो खाली रहते हैं, उनके पास कोई काम करने के लिए नहीं होता है। ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर एक सीजनल एक्टिविटी है। फार्मर के पास सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में जब क्रॉप मैच्योर होती है उस समय वो खाली होते हैं और उनके पास कोई वर्क नहीं होता, तो वो सीजनली अनएम्प्लॉयड होते हैं। अभी फार्मर्स की एक्टिविटीज़ को देखा जाए तो वो जुलाई के मंथ में खरीफ क्रॉप्स की सोइंग करते हैं, नवंबर में हार्वेस्टिंग करते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक के पीरियड में वो सीजनली अनएम्प्लॉयड होते हैं। फिर नवंबर से लेकर दिसंबर तक उन लोगों का वर्क चलता है रबी क्रॉप्स की सोइंग का। मार्च में हार्वेस्टिंग होती है तो लगभग जनवरी और फरवरी के टाइम तक वो सीजनली अनएम्प्लॉयड होते हैं। समर में रेनफॉल ना होने के कारण कुछ फार्मर्स जायद क्रॉप्स का ग्रो करते हैं, लेकिन जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है वो फार्मर्स सीजनली अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो अगर कुछ सीजन तक काम मिले और कुछ मंथ उनको खाली बैठना पड़े तो इस सिचुएशन को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। It is the situation in which more numbers of workers are appointed than the needy one. There is no change in total production due to entry and exit of the workers. Disguised unemployment को hidden unemployment या under employment भी कहा जाता है। Disguised unemployment में ज़रूरत से ज़्यादा वर्कर्स लगे होते हैं, जितने की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा वर्कर्स को काम पे लगा दिया जाता है, जिसके कारण प्रोडक्शन न तो उनके रहने से न तो बढ़ता है और न ही उनके जाने से प्रोडक्शन घटता है। प्रोडक्शन टोटल कांस्टेंट रहता है। इस सिचुएशन को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। केवल लेबर एफर्ट घट जाता है और लोग अपनी फुल कैपेसिटी का यूज़ करना बंद कर देते हैं।
जैसे एग्जाम्पल लें कि हम फार्मिंग कर रहे थे और 10 क्विंटल व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे थे। 1-2 साल के बाद छोटा भाई आता है, वो कहता है कि हमको कहीं पढ़ाई उसने कंप्लीट कर ली है, जॉब ढूंढा, उसको कहीं काम नहीं मिला, कहा कि हम भी आपके साथ फार्मिंग करना चाहते हैं, हमने उसको भी इंगेज कर लिया। नाउ वी आर 2 पीपल फॉर प्रोड्यूसिंग सेम थिंग। अब वहीं 10 क्विंटल प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कितने लोग लग गए? 2 लोग, आई एंड माई यंगर ब्रदर, तो 2 लोग लग गए। टोटल प्रोडक्शन कितना रहेगा? 10 क्विंटल ही रहेगा। लेबर एफर्ट घट गया, जो मेरी काम करने की कैपेसिटी 8 घंटे की थी, अब केवल मुझे 4 घंटे ही काम करना है, तो हमने अपनी 4 घंटे की कैपेसिटी का यूज करना बंद कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एक और छोटा भाई है, वो भी आता है कि चलिए हम इसी बिजनेस में आते हैं, आप ही के साथ फार्मिंग करते हैं। नाउ फॉर द सेम 10 क्विंटल प्रोडक्शन वी आर 3 पीपल आर एंगेज्ड। तो अगर हम लोगों में से कोई अगर एग्जिट कर जाता है या एंटर कर जाता है, टोटल आउटपुट विल बी 10 क्विंटल ऑफ व्हीट। तो एंट्री और एग्जिट से टोटल प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा, लेबर एफर्ट केवल घट जाएगा। लेबर एफर्ट लगभग 3 आवर्स से लेस आएगा सभी लोगों का। तो हम लोग अपनी 5 आवर्स की जो कैपेसिटी है उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसके लिए हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम पे लगे हों लेकिन उनकी वहाँ पे प्रोडक्शन में ज़रूरत न हो। थर्ड है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। Open unemployment is the situation when people are willing to work and seeking work but they do not get job। तो जो एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है, बेसिकली वो एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को ही अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन जो है वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को ही रिप्रेजेंट करती है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पीपल काम करने में सक्षम हो, काम ढूंढ भी रहे हों, प्रिवेलिंग वेज रेट पे वर्क भी करना चाह रहे हों, लेकिन उनको अगर काम नहीं मिल रहा, तो इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नॉर्मली ये 3 टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसमें पहला है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। एज द नेम सजेस्ट, इन दिस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड पीपल हु आर ग्रेजुएट मैट्रिकुलेटेड दे डू नॉट गेट द जॉब। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब पास किए हैं, लेकिन उनके पास जॉब के ऑप्शंस नहीं हैं। सेकेंड वन इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इन दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द इंडस्ट्रियल एरिया। Sometimes workers do not get job due to the failure of machineries, power supply, lackness of power supply और strikes of the workers। तो कभी कभी जो वर्कर्स के स्ट्राइक्स के कारण, पावर सप्लाई कम होने के कारण, मशीनों के ख़राब हो जाने के कारण वर्कर्स को कुछ दिनों तक बिना काम के रहना पड़ता है। इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड विद द टाइम गैप बिटवीन 2 जॉब्स। कभी कभी एक पर्सन एक नौकरी को छोड़ देता है और दूसरी नौकरी ढूंढने के बीच में कुछ समय तक वो खाली रहता है, तो उस टाइम पीरियड को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अगर हम एक एग्जांपल लें कि
हम फर्म ए में काम कर रहे हैं और मेरी फर्म बी से बातचीत चल रही है कि हमको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, या फर्म ए से मेरी जो मैनेजर थे या फर्म ए के जो रिक्रूटर हैं उनके साथ ट्यूनिंग सही नहीं हो पाई और मुझे लगा कि वर्किंग कंडीशन पुअर है, सैलरी कम दे रहे हैं, तो हमने वहाँ रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद नई जॉब ढूंढने के बीच में जितने टाइम तक खाली बैठना पड़ेगा उस पीरियड को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड कहा जाता है, जिसमें पर्सन एक जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब ढूंढता है, उस पीरियड के बीच में वो अनएम्प्लॉयड होता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड विद द चेंज इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल चेंज के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इसमें डिमांड ऑफ स्पेसिफिक वर्कर्स एंड सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक वर्कर्स में मिसमैच हो जाता है। जैसे किसी भी कंपनी को स्किल्ड ट्रेंड एम्प्लॉय चाहिए, जबकि उसके यहाँ जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड और ट्रेंड नहीं है, उस तरीके की वर्कर्स की सप्लाई नहीं है, जिसके कारण लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जैसे मशीनों को ऑपरेट करने वाले वर्कर्स चाहिए, लेकिन नेक्स्ट वन इज द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। Cyclical unemployment takes place due to different phases of the business cycle. हर बिजनेस में 4 फेज होते हैं: एक्सपेंशन, बूम, रिसेशन एंड डिप्रेशन। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करता है धीरे धीरे उसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ती है, तो इस फेज को एक्सपेंशन का फेज कहा जाता है। जैसे ही इनकम हायर हो जाती है, प्रोडक्ट की सेलिंग मैक्सिमम होती है, इस फेज को बूम का फेज कहा जाता है। फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम होने लगती है, इसको रिसेशन कहा जाता है। रिसेशन आने की वजह दूसरे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स का मार्केट में इंट्रोड्यूस होना। दूसरे जैसे ही मार्केट में नए कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं, वैसे ही रिसेशन का फेज आता है और फिर अल्टीमेटली प्रोडक्ट की सेलिंग बंद हो जाती है। उस फेज को डिप्रेशन का फेज कहा जाता है। इन चारों फेज से हर एक प्रोडक्ट साइकिल गुजरती है। ऐसे केस में फिर जैसे ही डिप्रेशन आता है वैसे ही प्रोड्यूसर अपने कमोडिटी को चेंज करके नए कमोडिटी पे का प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। जैसे हम एग्जांपल लें कि ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, शुरू में इंट्रोड्यूस हुई, सेलिंग बढ़नी शुरू हुई, एक समय मैक्सिमम सेल थी। उसी समय फ्लैट टीवी आई, फ्लैट टीवी के आने से उनकी सेल कम होने लगी और अंतिम में ब्लैक एंड वाइट टीवी मार्केट से चली गई। फ्लैट टीवी आई, इंट्रोडक्शन हुआ, फिर एक समय आया था कि फ्लैट टीवी की सेल बढ़ गई, कलर्ड फ्लैट टीवी की। फिर एलसीडी आए, एलसीडी के आने से फिर उनकी सेल कम हो गई और अल्टीमेटली वो मार्केट से बाहर हो गए। इसी तरीके से सीडी है, सीडी इंट्रोड्यूस हुई, ग्रोथ हुआ, सेलिंग मैक्सिमम थी। तब तक डीवीडी के आने से सीडी का रिसेशन हुआ और फिर सेल बंद हो गई। डीवीडी आई, फिर पेन ड्राइव आए, हार्ड डिस्क आ गई। इस तरीके से एक एक कमोडिटी का एक्सपेंशन, बूम, रिसेशन और डिप्रेशन चलता रहता है। और रिसेशन और डिप्रेशन के केस में उस इंडस्ट्री में लगे हुए लोगों को न तो इनकम मिलती है, न ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है और आउटपुट भी कम हो जाता है फर्म का। इस केस में लोग कंपनी से हटा दिए जाते हैं। इस फेज को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है।